कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी चाहो तो आपके स्टेट के सीएम बन सकते हो? या फिर क्या होता है जब एक सिविल सर्वेंट अपने राइट्स के लिए लड़ता है और सीएम तक का सफर अकेले तय करता है? ऐसी ही कहानी है अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने एक आम आदमी से लेकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक का सफर अकेले पूरा किया और दिल्ली की कहानी को ही बदल कर रख दिया। लेकिन आइए जानते हैं ये सफर शुरू कैसे। हेलो दोस्तों, मैं इकबाल खान, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज बात करेंगे हम अरविंद केजरीवाल के राइज एंड फॉल के बारे में। तो लेट्स बिगिन। माता की अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के एक छोटे से शहर में हुआ। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां गीता केजरीवाल एक हाउसवाइफ थी। एक मिडिल क्लास परिवार में बड़े होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को छोटी सी उम्र से ही मेहनत और शिक्षा की अहमियत समझ आ चुकी थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जॉर्ज स्कूल दिल्ली से की और उनके फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस थे। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1989 में ग्रेजुएशन किया। आईआईटी में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को समझना शुरू किया और सिस्टम को लेकर सवाल उठाना शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद अरविंद केजरीवाल 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस ज्वाइन करते हैं, जहां उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर काम किया। आईआरएस में काम करते वक्त गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी और आम लोगों के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को उन्हें पता चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनका सिस्टम से नाराज होना बढ़ने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करना ही काफी नहीं है, उन्हें लोगों की जिंदगी में सीधा असर डालना पड़ेगा। 2000 में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैसला लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का, और एक ऐसे सफर पर निकल जाते हैं जो उनकी जिंदगी और इंडियन पॉलिटिक्स को बदलने वाला था। उन्होंने जॉब छोड़ते ही एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्हें आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन और करप्शन से जुड़े इश्यूज पर काम किया। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल करियर का पहला कदम बढ़ाया, जहां उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर एंटी करप्शन मूवमेंट में हिस्सा लिया। अन्ना हजारे एक वेटरन सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ लोकपाल बिल पास कराने के लिए नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने पूरे देश भर से सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ तक कि बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट का सेंटर पॉइंट था रामलीला मैदान, जहाँ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। केजरीवाल की आम लोगों की समस्याओं को समझने की क्षमता ने उन्हें लोगों में बहुत पॉपुलर बना दिया। इस मूवमेंट ने उन्हें एक लीडर के रूप में उभारा और यही वो वक्त था जब उन्होंने सोचा कि करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ेगा। 2012 के अंत में अरविंद केजरीवाल को समझ आ गया था कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में कदम रखने से उन्हें करप्शन के खिलाफ लड़ने का सीधा मौका मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 2012 में आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन किया। आम आदमी पार्टी का एक्चुअल मकसद था आम आदमी को पावर देना। ये पार्टी आम लोगों के लिए ही बनाई गई थी ताकि उनकी आवाज सुनी जाए, और पार्टी का फॉर्मेशन करते वक्त केजरीवाल ने सभी आम लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की।
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया जो आम आदमी की समस्याओं पर फोकस था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाग लिया और अच्छी परफॉर्मेंस की और 28 सीट जीती। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया और इस जीत ने पूरे भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को हिला दिया, क्योंकि ये पहली बार था जब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट जो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं था, दिल्ली का सीएम बना। और इस तरह दिल्ली के लोगों को उनका नायक मिल गया। केजरीवाल की पार्टी का नारा था, आम आदमी की सरकार, आम आदमी के लिए। उन्होंने अपने सीएम बनने के शुरुआती दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए, जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को कम करना और एजुकेशन को सुधारना। ये सब उनके पॉपुलर पॉलिसी डिसीजंस थे जो आम लोगों को बहुत पसंद आए, जिससे केजरीवाल ने सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। 2014 में केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर में बहुत बड़ी रुकावट आती है, जब 2014 के शुरुआत में उन्होंने जन लोकपाल बिल को पास कराने की कोशिश में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उनकी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट के दौरान एक इंसिडेंट होता है जहां एक गुस्से से भरा आदमी केजरीवाल पर फिजिकल अटैक करता है और ये इंसिडेंट उनके लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट था। असॉल्ट के बाद उन्होंने इस इंसिडेंट का सामना करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। केजरीवाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रॉमिस था लोकपाल बिल का इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जब उनके लोकपाल बिल को दिल्ली असेंबली में पसंद नहीं किया गया और अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल का विरोध किया, तो उन्होंने रिजाइन करने का फैसला कर लिया और सीएम बनने के एग्जैक्ट 49 डेज बाद 14 फरवरी 2014 को अपने पद से रिजाइन किया और कहा कि उन्हें ऐसे हालातों में काम करना मुश्किल लग रहा है जहां उनकी पार्टी के प्रपोजल्स को नहीं सुना जा रहा है। इस डिसीजन के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और उनका ये कदम उनके पॉलिटिकल करियर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन गया। अपोजिशन पार्टीज ने उन्हें भगोड़ा सीएम कहते हुए भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनकी पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो ये प्रॉमिस वजह बनी उनके पॉलिटिक्स में फिर से लौटने की और 2015 में केजरीवाल ने फिर से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 70 में से 67 सीट्स हासिल की और ये जीत केजरीवाल की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। और 2015 से अब तक केजरीवाल की पार्टी ने बहुत से अचीवमेंट्स हासिल किए और दिल्ली के लोगों को मुफ्त सेवाएं प्रदान की, जैसे फ्री वाटर सप्लाई, हर घर 20,000 लीटर तक फ्री पानी की सुविधा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हर घर को 200 यूनिट्स फ्री बिजली की सुविधा दी, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाया ताकि आम लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें आम लोगों को उनके मोहल्ले में ही सस्ती और अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स, वुमेन सेफ्टी के लिए केजरीवाल ने इमरजेंसी हेल्पलाइन और पुलिस पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया। ट्रैफिक मैनेजमेंट, दिल्ली में ट्रैफिक और पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑड और इवन रूल का इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत ऑड और इवन नंबर वाली कार्स को ऑल्टरनेट दिनों पर चलने की इजाजत दी। ऐसी और भी बहुत अचीवमेंट्स है जहां केजरीवाल ने अपनी लीडरशिप में दिल्ली की कहानी काफी बदल दी। उनकी सरकार ने लोगों की जरूरतों को समझा और उनके लिए काम किया, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल अपोजिशन काफी एक्टिव रहा और उनकी सरकार को
कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर बार अपने आम आदमी के लिए लड़ते रहे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया। तो 2013 से 2024 तक केजरीवाल बहुमत से इलेक्शन जीतते रहे और उन्हें दिल्ली में कोई हरा नहीं पाया। और इस बीच टाइम टू टाइम उन पर और उनके मंत्रियों पर कई आरोप लगाए गए और कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें 2018 में चेंजेस कर दी थी ऑलरेडी, जिसमें सरकार ने बेल की कंडीशन बदल दी। मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। बाकी लॉज में ऐसा नहीं होता कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब आप इनोसेंट है जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते, और बेल मिलना आपका राइट है कोई भी दूसरे एक्ट में, बट पीएमएलए में बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल डाउनफॉल एक ट्रैजिक टर्न बन गया 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के आसपास। उनके खिलाफ कई सीरियस आरोप लगाए गए, जो उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे मुश्किल दौर रहा। उनको अक्यूज किया गया कि उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की थी। मीडिया और अपोजिशन पार्टीज ने उन पर काफी हार्श क्रिटिसिज्म किया और उनका एंटी करप्शन वाली इमेज बिल्कुल टूट गई। ये स्कैंडल उनके पॉलिटिकल करियर पर एक बहुत बड़ा दाग बन जाता है, क्योंकि केजरीवाल का मेन नारा ही करप्शन के खिलाफ लड़ाई का था। 21 मार्च 2024 को करप्शन एलिगेशन, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट्स और लीकर स्कैम के चार्जेस पर अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जुडिकल कस्टडी में डाल दिया गया। उन्होंने इस अरेस्ट को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बताया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोप अब तक साबित नहीं हुए। उन पर कई बार करप्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने अब तक कोई पक्का सबूत नहीं दिया जो उन्हें कन्विक्ट कर सके। केजरीवाल हमेशा ये कहते आए हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप एक पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा है, जिसमें उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है बीजेपी और उनकी अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हमेशा कहा है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और किसी भी इल्जाम का सामना करने के लिए तैयार है। कितनी बार बहुत से केसेस में कोर्ट ने भी कहा है कि चार्जेस काफी वीक है या पॉलिटिकल मोटिवेशन के चलते लगाए गए। 10 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी जाती है 21 दिन की, लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के लिए। और लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही जून 2 को उनके 21 दिन पूरे होते हैं और उन्हें फिर से कस्टडी में ले लिया जाता है। जेल जाने के बाद दिल्ली में अपोजिशन और मीडिया ने केजरीवाल पर प्रेशर डाला कि वो अपने सीएम पद से रिजाइन करें। इस वक्त उन्होंने अपने सीएम पोस्ट पर टिकने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन और मीडिया का प्रेशर बढ़ता गया। आखिरकार 13 सितंबर 2024 अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में बेल मिल जाती है, लेकिन बस 5 दिन बाद 18 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल अपनी सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। इम्प्रिजनमेंट और फोर्स रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बना ली और उनका नाम पॉलिटिक्स में धीरे धीरे कम हो रहा है। और दिल्ली की नई सीएम बनती है आम आदमी पार्टी की एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मरलीना सिंह। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की अब तक की कहानी। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए इल्जाम सच थे या फिर सच में ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा था? और नई सीएम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आतिशी सिंह अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ा पाएंगी, पूरा कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने लव वंस का। एंड जय हिंद।